डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 2 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने मुख गुहा, ग्रास नली, लार ग्रंथियाँ और श्लेष्मल ग्रंथियाँ का स्टडी अच्छी तरह से कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग अमाशय और अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियाँ के विषय में संपूर्ण स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं अमाशय क्या होता है और जठर ग्रंथियाँ क्या होती है। तो अमाशय, जिसे कि इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है, इसकी लंबाई जो होती है वह 30 सेंटीमीटर होती है और यदि इसके आकार की बात करें तो इसका आकार अंग्रेजी के जे लेटर के जैसा होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा तो यह जे के जैसा होगा। तो कभी भी एग्जाम में आए कि अमाशय का आकार कैसा होता है, आप बताएंगे जे के जैसा होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यही अमाशय ही होता है, ये आपको याद रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को पिछले वीडियो में। कमेंट कीजिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। अब हम लोग अमाशय को समझते हैं कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो अमाशय का जो सबसे अगला भाग होता है उसे कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक। अगर आप फिगर में देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं अभी जहाँ पर अभी पेन चला रहा हूँ, जो रेड कलर मैंने ड्रॉ किया, यही इसका सबसे अगला भाग है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कार्डियक कहा जाता है। अब बीच वाले भाग को समझते हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ अभी मेरा पेन चल रहा है, ये बीच वाला एरिया है, मध्य भाग है और इस मध्य भाग को हम लोग फुंडिक के नाम से जानते हैं। तो याद हो गया होगा, अमाशय का मध्य भाग क्या कहलाता है? फुंडिक कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं अमाशय के पिछले भाग की। तो ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, यह अमाशय का पिछला भाग है और इसको हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल आप लोगों को पूछेगा। अगला भाग पूछेगा तो आप बताएंगे कार्डियक, मध्य भाग पूछेगा तो बताएंगे फंडिक और पिछला भाग पूछेगा तो बताएंगे पाइलोरिक। अब यहाँ पर रूगे लिखा हुआ देख रहे हैं। ये रूगे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो रूगे होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना। क्या करना? पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाना। जब आप भोजन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका पेट बड़ा हो जाता है। तो ये पेट को बड़ा करने का काम कौन करता है? यही रूगे करता है। तो आपको याद रखना है, पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम किसका है? रूगे का है, जो कि अमाशय की एक संरचना है। रूगे का एक काम और है कि जब आपको भूख लगता है तो आपके पेट में स्पंदन होने लगता है, जिसको चूहा कूदना कहा जाता है ना। तो चूहा कूदना यानी कि स्पंदन जो है वह किसके वजह से होता है? तो इसी रूगे की वजह से होता है। इसी रूगे में स्पंदन होता है। तो आप रूगे का काम समझ गए। इसका पहला काम है कि भोजन करने के बाद जो पेट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसी क्षेत्रफल को ये बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा, भूख लगने के समय जो पेट में स्पंदन होती है, चूहा कूदता है, वह काम भी किसका है? तो इसी रूगे का है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं और अमाशय से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सवाल है कि अमाशय की दीवार में रहती है। कोई आपसे पूछ सकता है कि अमाशय की जो दीवार होती है उसमें क्या रहती है। आप तुरंत कहना अमाशय ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? अमाशय ग्रंथि। और इसी अमाशय ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि भी कहते हैं। अमाशय ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोलिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड।
समझ गए। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जठर ग्रंथि है, इससे एक रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस। ये बहुत महत्वपूर्ण जठर रस है, पाचन की क्रिया में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग थोड़ा सा जठर रस को समझते हैं कि जठर रस क्या होता है। तो देखिए, जठर रस में सबसे अधिक जल पाया जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं 90% जो है जल। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, पूछेगा आपसे कि जठर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, आप तुरंत कहिएगा कि 90% जल पाया जाता है। फिर जठर रस का एक इम्पोर्टेंट अवयव है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका परसेंटेज 5% होता है। ये भी आपको याद हो गया, 90% जल, 5% HCl। और एंजाइम जो कि एकदम पाचन के लिए बहुत मस्ट है, यह भी 5% ही होता है। 90% जल, 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 5% एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। अब ये जो 5% एंजाइम है, इसके अंतर्गत ये 3 एंजाइम आते हैं। आपको याद रखना है, एंजाइम के अंतर्गत 3 एंजाइम आपको पढ़ना है। पहला है पेप्सिनोजेन, दूसरा है प्रोरेनिन और तीसरा है सेलेस्मा। अब ये तीनों का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के कामों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पेप्सिनोजेन की। तो पेप्सिनोजेन जो होता है, यह जाइमोजीन कोशिका से निकलने वाला एक अक्रियाशील एंजाइम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम आमाशय के किस कोशिका से निकलता है। तो आपको याद रखना है, जाइमोजीन कोशिका से निकलता है। किस कोशिका से निकलता है? जाइमोजीन कोशिका से। ठीक है। अब ये जो पेप्सिनोजेन है, यह एक अक्रियाशील एंजाइम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा एंजाइम है? अक्रियाशील। आपको याद रखना है, यह पाचन नहीं कर सकता। कोई आपसे पूछेगा कि पेप्सिनोजेन भोजन को पचा सकता है, तो आप कहिए कि बिल्कुल नहीं। पेप्सिनोजेन अक्रियाशील एंजाइम है, यह भोजन को नहीं पचा सकता है। लेकिन जैसे ही इससे HCl मिलता है, अभी मैंने आपको बताया है ना कि जठर रस में 5% HCl भी रहता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन किससे मिलता है? HCl से, यह क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है। समझ में आ गया आपको? पेप्सिनोजेन किससे मिलेगा? HCl से मिलेगा, तो वह क्रियाशील एंजाइम पेप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है और पहले उसको प्रोटीओजेज में, फिर पेप्टोन में बदल देता है। समझ गए? पेप्सिन जो है, यह एक क्रियाशील एंजाइम है और इसका काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करता है यह, और पहले प्रोटीन को प्रोटीओजेज में तोड़ता है और फिर प्रोटीओजेज को किस में तोड़ता है? पेप्टोन में। यानी कि प्रोटीन का पाचन किस में हो गया? पेप्टोन में हो गया। तो एक काम किसका था? पेप्सिन का था। तो पेप्सिन आप समझ गए। पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन था। जब पेप्सिनोजेन HCl से मिला तो क्या बन गया? पेप्सिन बन गया। यह किस कोशिका से निकला? तो जाइमोजीन कोशिका से निकला। तो इतना सवाल आपको पेप्सिनोजेन से याद रखना है। अब हम लोग प्रोरेनिन की बात करते हैं कि प्रोरेनिन क्या होता है। देखिए, यह भी जाइमोजीन कोशिका से ही निकलने वाला एक अक्रियाशील एंजाइम है। जिस तरह से पेप्सिनोजेन जाइमोजीन कोशिका से निकला और अक्रियाशील एंजाइम था, उसी तरह से प्रोरेनिन भी किससे निकलता है? जाइमोजीन कोशिका से, और यह भी एक अक्रियाशील एंजाइम है। जिस तरह से पेप्सिनोजेन HCl से क्रिया करने के बाद पेप्सिन में एक क्रियाशील एंजाइम के रूप में बदल गया था, उसी तरह से प्रोरेनिन भी HCl से क्रिया करता है और क्रियाशील एंजाइम रेनिन, जिसे कि रेन्नेट भी कहते हैं, याद रखना है, रेनिन को ही रेन्नेट भी कहते हैं। तो प्रोरेनिन जब HCl से मिला तो क्या बन गया? रेनिन। अब ये जो रेनिन है, यह क्रियाशील एंजाइम है। यह पाचन की क्रिया में सहायक होगा। देखिए, रेनिन किस तरह से पाचन करता है। तो रेनिन जो है,
दूध में उपस्थित प्रोटीन जिसे केसीन कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं। आप कहिएगा कि केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन। तो रेनिन का काम क्या है कि ये जो केसीन प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है उसका पाचन करता है और पाचन करके कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी कि दही में बदल देता है। समझ गया? दूध का जब पाचन होता है उसमें उपस्थित प्रोटीन केसीन का पाचन होता है तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है और इसका केमिकल नाम है कैल्शियम पैराकेसिनेट। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर देखिए 2 नोट दिया हुआ है। पहला नोट में है कि रेनिन को बाल्यावस्था तथा दही जमाने वाला एंजाइम भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूध को दही में चेंज कर रहा है रेनिन, तो इसलिए इसको दही जमाने वाला एंजाइम कहते हैं। अब आपके मन में चलेगा कि बाल्यावस्था वाला एंजाइम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य छोटा होता है तो उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में रेनिन एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कोई छोटा सा बच्चा है अपनी माँ का दूध पीता है, कुछ देर बाद जब उल्टी करता है तो वह दूध नहीं रहता है, वह दही रहता है। यानी कि उस बच्चा के शरीर में इतना अधिक रेनिन है कि तुरंत वो केसीन प्रोटीन को पैराकेसिनेट में कैल्शियम पैराकेसिनेट यानी कि दही में बदल देता है। तो रेनिन बच्चा में बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए रेनिन को बाल्यावस्था का एंजाइम कहा जाता है। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, बूढ़ा हो जाइएगा, तो रेनिन की मात्रा बहुत कम जाती है। तो अगर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको दूध का कम सेवन कराइए, उसके बदले दही का सेवन कराइए, वो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है, केसीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, वो बहुत कम मात्रा में रहता है। तो नोट नंबर 1 समझ गए आप लोग। अब नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण तथा पीला कैरोटीन के कारण होता है। ये 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो गए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, आप कहेंगे केसीन के कारण होता है। फिर पूछेगा कि पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। गाय का दूध जो होता है थोड़ा सा पीला दिखता है, तो वह किसके वजह से? कैरोटीन की वजह से। और सफ़ेद जो दिखता है वह केसीन की वजह से। अब पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को समझने के बाद हम लोग अब सेलेस्मा को समझेंगे। तो ये जो सेलेस्मा है, जिसे कि इंग्लिश में म्यूकस कहा जाता है, यह सेलेस्मा कोशिका से निकलता है। यह किस कोशिका से निकलता है? सेलेस्मा कोशिका से। इंग्लिश में म्यूकस सेल इसको बोलेंगे। आपने देखा कि पेप्सिनोजेन जाइमोजिन कोशिका से निकला, प्रोरेनिन भी जाइमोजिन कोशिका से निकला, लेकिन जो सेलेस्मा है, म्यूकस है, यह सेलेस्मा कोशिका से निकलता है, म्यूकस सेल से निकलता है। अब इसके काम को देखिए। तो ये जो सेलेस्मा है यह पाचन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, इसका कुछ और काम है। इसका क्या काम है? तो इसका मुख्य कार्य आमाशय की दीवार को अम्लीय प्रभाव से रक्षा करना तथा भोजन को नम एवं लसलसा बनाना है। समझिए इसके बातों को। अभी मैंने बताया कि जठर रस जो होता है उसमें 5% क्या पाया जाता है? HCl। और ये जो HCl है यह प्रबल अम्ल है, मतलब बहुत खतरनाक अम्ल है। तो हमारे आमाशय में यह 5% HCl निकलता है, तो आमाशय की दीवार को भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। एसिड है तो एसिड तो नुकसान पहुंचाता ही है चमड़ी को, लेकिन ये नहीं पहुंचा पाता है। क्यों नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि ये जो सेलेस्मा है वह इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, कम कर देता है। उसका एक आवरण बन जाता है और उसके ऊपर ये HCl गिरता है, जिस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारा आमाशय में कोई गड़बड़ी हो जाए। समझ गए आप लोग? तो इसका काम क्या है? मतलब आमाशय की दीवार को अम्लीय प्रभाव से रक्षा करना, HCl से रक्षा करना। और क्या काम है? तो भोजन को नम एवं लसलसा बनाना। ठीक है। अब ये जो सेलेस्मा है यह है क्या? तो यह एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब बात इन तीनों
से जुड़ा हुआ, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और श्लेष्मा से जुड़ा हुआ आप लोग को याद रखना है। स्क्रीनशॉट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है यार। अब HCl के विषय में समझिए कि HCl क्या है। तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यह कहाँ से निकलता है? तो यह ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से निकलता है। हमारे अमाशय में ऑक्जेंटिक सेल भी रहता है। अब मैंने आपको बताया कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन ये दोनों जो है जाइमोजिन सेल से निकलता है, ठीक है। श्लेष्मा सेल से निकलता है। उसी तरह से HCl किस सेल से निकलता है? तो यह ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल को ही हम लोग पेराइटल सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो यह पेराइटल सेल से निकलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि HCl किस कोशिका से निकलता है, तो आपको ऑप्शन में ऑक्जेंटिक सेल मिलेगा या फिर पेराइटल सेल मिलेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे इसके कार्य को समझिए। तो इसका कुछ कार्य आपने अभी देखा है। यह अक्रियाशील एंजाइम जो था पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, इसको क्रियाशील एंजाइम में बदला था। एक तो काम आप ये बता सकते हैं कि अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील एंजाइम में बदलता है, और कुछ काम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारना तथा भोजन को अम्लीय बनाना है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणुओं को मारता है। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जीवाणु जब मुख गुहा में ही मर गया तो फिर HCl जीवाणु को कहाँ से मारेगा? सब जीवाणु तो मुख गुहा में ही मर गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइसोजाइम जो है वह सभी जीवाणुओं को नहीं मार पाता है। कुछ जीवाणु अमाशय तक भी पहुंच जाते हैं। जो बचे खुचे जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम किसका है? तो यही HCl का है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि पाचन की क्रिया में जीवाणुओं को मारने का काम किसका है, आप HCl भी बताएंगे और लाइसोजाइम एंजाइम भी बताएंगे, ठीक है। दूसरा कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है। याद कीजिए, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि लार जो होता है वह भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन जब हो जाता है, पाचन जब हो जाता है मुख गुहा में, तो लार का pH मान 8 हो जाता है। यानी कि अमाशय में जो भोजन आता है वह क्षारीय होता है, ठीक है। और उस क्षारीय भोजन को फिर से अम्लीय कौन बनाता है? तो HCl बनाता है। तो इसका ये भी काम हो गया कि भोजन को अम्लीय बनाना है। अब यह अम्ल एक चीज के लिए जिम्मेवार है, एसिडिटी के लिए। आप सुनते होंगे आपके घर में बहुत सारे लोगों को, जो बड़े बूढ़े होंगे, उनको एसिडिटी की समस्या रहती है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि एसिडिटी का कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि यही HCl है। HCl की वजह से ही एसिडिटी होती है। और एसिडिटी दूर करने के लिए अभी सबसे पॉपुलर दवा क्या है? इनो। इनो खूब बिकता है, खूब इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो इनो एसिडिटी को किस तरह से दूर करता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, इनो में MgOH के होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इनो जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये है क्या? तो यह जो है क्षार है। क्या है? क्षार। और यह क्षार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसी HCl से क्रिया कर लेगा, यानी कि अम्ल से क्रिया कर लेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? MgCl2 और जल का निर्माण करता है। और MgCl2 आपको पता है यह एक लवण है, ठीक है। और जल तो जल ही है। तो देखिए, ये जो क्षार है MgOH के होल ट्वाइस, यह HCl से क्रिया किया और यह इस क्या किया? MgCl2 और जल का निर्माण किया। और इस तरह से जो आपके पेट में HCl की वजह से एसिडिटी बढ़ गई थी वह खत्म हो गया, क्योंकि आपके पेट में क्या बन गया? लवण और जल का निर्माण हो गया। इस तरह से HCl से जुड़ा हुआ इन सब बातों को याद रखना है कि यह ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल से निकलता है।
इसका मुख्य कार्य जीवाणुओं को मारना तथा भोजन को अम्लीय बनाना है। इसी की वजह से एसिडिटी होती है, जिसको दूर करने के लिए इनो लेते हैं। इनो में एक क्षारीय पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, जो HCl से क्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है। लवण कौन? MgCl2। अब पाचन की क्रिया अमाशय में संपन्न हो गई। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि पेप्सिन बना और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया। फिर प्रोरेनिन रेनिन बना और यह दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन किया। तो एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाशय में भोजन के किस अवयव का पाचन होता है, ऑप्शन भी मैं आपको दे सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें सभी। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल चर्चा नहीं है, वसा का भी बिल्कुल चर्चा नहीं है, आपने केवल प्रोटीन का चर्चा किया है। तो यहाँ पर केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हुआ। इसका पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, आप कहेंगे अमाशय से होती है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से हुई थी, उसी तरह से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हुई? अमाशय से हुई। क्लियर हो गया? अब कुछ और पॉइंट है, उसको क्लियर करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि अमाशय में पचा भोजन काइम कहलाता है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था कि मुख गुहा में पचा भोजन बोलस कहलाता है। मुख गुहा में जो भोजन पचता है वो क्या कहलाता है? बोलस। उसी तरह से अमाशय में जो भोजन पचता है वह क्या कहलाता है? तो वह काइम कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो कैसे जाता है, इसको समझिए। तो अमाशय और छोटी आंत के बीच एक पाइलोरिक कपाट यानी कि वाल्व होता है। ठीक है। अमाशय और छोटी आंत के बीच क्या होता है? एक पाइलोरिक कपाट, कपाट को इंग्लिश में वाल्व कहा जाता है। तो एक पाइलोरिक कपाट होता है। जब तक भोजन अमाशय में रहता है ये बंद रहता है। यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। जब तक भोजन अमाशय में रहता है पाइलोरिक कपाट जो होता है वो बंद रहता है, और जैसे ही अमाशय में पाचन संपन्न होता है यह कपाट खुल जाता है ना। समझिए कि एक ढक्कन जैसा है और यह ढक्कन खुलेगा और इसी ढक्कन के द्वारा, इसी कपाट के द्वारा भोजन कहाँ पहुँच जाएगी? छोटी आंत में। तो आपने क्या देखा कि अब अमाशय से भोजन कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में। तो अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग छोटी आंत में भोजन का पाचन देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।